गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम सब। आज बहुत दिनों के बाद तुम लोगों के साथ फिर से मुलाकात हुई है, क्योंकि तुम लोगों की एग्ज़ाम चल रही थी ना, इसीलिए कुछ दिनों के लिए तुम लोगों की पढ़ाई बंद की गई थी। वैसे कैसे किए हो तुम सब एग्ज़ाम में? आई थिंक कि तुम सब ठीक किए होगे, क्योंकि जितना भी मैंने क्वेश्चन दी थी एग्ज़ाम पेपर में वो सारी सब्जेक्ट में पढ़ा चुकी थी और वो क्वेश्चन का आंसर भी मैं करके भेज चुकी थी। तो अगर तुम घर में ठीक से पढ़ाई कर रहे होगे तो एग्ज़ाम में भी ज़रूर अच्छे किए होगे। ठीक है, तो चलो बिना देर किए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम तुम लोगों की ग्रामर के एक विषय को पढ़ेंगे जो कि 5, 6, 7 तीनों क्लासेस के लिए है। ठीक है, तो आज हम जो विषय को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। देखो 6 और 7 क्लास की किताब में इसका नाम उपसर्ग एवं प्रत्यय है, लेकिन 5 क्लास की किताब में इसका नाम दिया गया है शब्द रचना। लेकिन इसके अंदर भी हम इसी उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 क्लास के स्टूडेंट्स तुम बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। हम इस विषय के अंदर पढ़ेंगे तो तुम अच्छी तरह से जान पाओगे। और 6 क्लास के स्टूडेंट्स, तुम्हारी किताब में जो उपसर्ग के बारे में दिया गया है वो उपसर्ग है तुम्हारी किताब में 39 नंबर पृष्ठा में, और प्रत्यय है 42 नंबर पृष्ठा में। ठीक है, तो पहले हम उपसर्ग पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रत्यय पढ़ेंगे। तो 6 क्लास के स्टूडेंट्स, अब तुम अपनी किताब की 39 नंबर पृष्ठा को खोलो। ठीक है, और 5 क्लास के स्टूडेंट्स तुम अपनी किताब की 22 नंबर पृष्ठा को खोलो, और 7 क्लास के स्टूडेंट्स तुम अपनी किताब की 38 नंबर पृष्ठा को खोलो। तो देखो, पिछले क्लास में हम शब्द भंडार के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि हमें विभिन्न प्रकार के शब्दों के बारे में बताता है। लेकिन आज हम शब्द रचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ये शब्द रचना क्या है? देखो, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए, कुछ नए शब्द निर्माण के लिए मूल शब्द के प्रारंभ तथा अंत में कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। इसी को ही शब्द रचना कहते हैं। मतलब तुम पिछले क्लास में पढ़े थे कि शब्द भंडार जो है वो बहुत सारी शब्दों का भंडार है। उसमें बहुत सारे शब्दों के बारे में हम जान पाते हैं, लेकिन उसी शब्द भंडार में और भी ज़्यादा शब्दों की वृद्धि करने के लिए हम कुछ नए शब्द निर्माण करते हैं। और वो नए शब्द हम कैसे निर्माण करते हैं? देखो, जब एक शब्द होता है तो उस शब्द के प्रारंभ से या फिर अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर हम एक नए शब्द करते हैं। इसी को ही प्रत्यय या फिर उपसर्ग कहा जाता है। तो देखो, शब्दांश, इसका मतलब क्या है? शब्द का कुछ अंश, मतलब ये पूरे शब्द नहीं है, ये शब्द का कुछ अंश है। इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये शब्द के साथ मिल जाता है तो इसका अर्थ निकल आता है। तो ये जो उपसर्ग और प्रत्यय की बात हम कर रहे हैं, ये एक एक शब्दांश है। कभी कभी ये शब्द से पहले लगता है और कभी कभी ये शब्द के बाद लगता है। और जब ये शब्द से पहले लगता है तो इसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जब ये शब्द के बाद लगता है तो इसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि देखो, अपमान एक शब्द है जिसमें कि पहले से ही अप नामक एक उपसर्ग पहले से ही लगा हुआ है। लेकिन इसका मूल शब्द क्या है? इसका मूल शब्द है मान, जिसका मतलब है इज्जत। लेकिन मान के साथ जब अप उपसर्ग लग जाता है तो वो जो नया शब्द होता है वो क्या होता है? अपमान, जिसका मतलब है बेइज्जत। तो देखा, ये मूल शब्द में जब अप उपसर्ग लग गया तो ये जो नया शब्द सृष्टि हुआ तो इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा ही हो गया। समझ गए? तो ये था उपसर्ग। अब देखो कि प्रत्यय कैसे लगता है शब्द के साथ। तो देखो, यहाँ एक शब्द है दया, जिसका मतलब है रहम।
लेकिन इसमें आलू प्रत्यय लगने के बाद जो नया शब्द होता है वो हो गया दयालु, मतलब रहम दिल वाला। तो देखा किस तरह अर्थ बदल गया। तो समझ रहे हो कि नहीं? शब्द से पहले जो शब्दांश लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं और शब्द के बाद जो शब्दांश लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। समझ गए? और ये उपसर्ग का वर्गीकरण भी किया गया है, मतलब इसको 4 प्रकार की भाग में विभक्त किया गया है। और वो क्या है? एक है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। तो 6 क्लास के स्टूडेंट्स, तुम भी अपनी किताब देखो, यहाँ कुछ संस्कृत उपसर्ग दिया गया है और उसके पास उसका अर्थ भी दिया गया है और उदाहरण भी। देखो, अब तुम ये कहोगे कि मैंने तो अभी अभी कहा कि उपसर्ग या फिर प्रत्यय जो कि एक एक शब्दांश है, इसका खुद का कोई अर्थ नहीं है, तो फिर ये अर्थ कैसा है? तो देखो, इसका अर्थ नहीं है, लेकिन ये जब एक शब्द के साथ जोड़ जाता है तो ये इसी अर्थ में ही प्रयोग होता है। तो देखो, यहाँ एक उपसर्ग दिया गया है अ, और इसका अर्थ नहीं और अभाव, इसी अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण दिया गया है यहाँ, अधर्म, अज्ञान और अयोग्य। तो इसका मतलब क्या है? अधर्म, ये शब्द कैसे हुआ? धर्म, इसका अमूल शब्द है धर्म, और इसमें जब अ उपसर्ग लग जाता है तो ये अधर्म शब्द का सृष्टि होता है। तो अधर्म शब्द का मतलब क्या है? जहाँ धर्म नहीं होता है वहाँ अधर्म होता है, उसी को हम अधर्म कहते हैं। तो यहाँ नहीं मतलब से ही इसका प्रयोग हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? उसी तरह अज्ञान, अज्ञान का मतलब जिसमें ज्ञान का अभाव हो, जिसमें ज्ञान नहीं हो, उसे हम अज्ञान कहते हैं। समझ गए? तो उसी तरह देखो, अनु, ये उपसर्ग है और इसका अर्थ मतलब ये समान और पीछे, इसी तरह के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे कि अनुसार, अनुरूप, अनुज, अनुराग। मतलब अनुसार का मतलब तुम कहने से तुम क्या समझते हो? कि उसी के जैसा, मतलब उसी के साथ ही समान हो। तो उसके बाद आया हिंदी के कुछ उपसर्ग। देखो, यहाँ बहुत सारी हिंदी के उपसर्ग दिया गया है। जैसे कि अध, ये उपसर्ग है और इसको हम आधा इसी अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे कि अधमरा, मतलब आधा मरा हो जो। अधपका, मतलब आधा पका हुआ हो। अधखिला, मतलब आधा खिला हो। उसी तरह सु एक हिंदी उपसर्ग है जो कि अच्छा, इसी अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे कि सुपुत्र, सुलेख, सुगम, सुविचार, ये सब अच्छा अर्थ में प्रयोग होता है। उसी तरह उर्दू के कुछ उपसर्ग है, जैसे कि कम, खुश, गैर, ना। तो तुम भी अपनी किताब देखो 7 क्लास के स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ उर्दू के उपसर्ग दिया गया है और इसका अर्थ भी पास में दिया गया है, और वो जो उससे जो शब्द सृष्टि होता है उसको भी दिया गया है। तो इस सब को तुम पढ़कर याद रखना, ठीक है? तो उसके बाद आया संस्कृत के कुछ अव्यय। तो अव्यय का मतलब क्या है? जिसमें कुछ व्यय ना हो, मतलब जिसमें कुछ परिवर्तन ना हो। जिन शब्दों में किसी भी कारण के वजह से रूप, लिंग, वचन, कारक, ये सब किसी भी वजह से भी उसका कुछ परिवर्तन ना हो, तो उसी को हम अव्यय कहते हैं। तो यहाँ जो उपसर्ग के बारे में दिया गया है, ये संस्कृत के कुछ अव्यय है जिसका अर्थ भी पास में दिया गया है, और इसे लेकर हम जो शब्द सृष्टि करते हैं वो भी उदाहरण के लिए दिया गया है। तो ये सब को भी पढ़कर याद रखना, ठीक है? देखो, बहुत सारे शब्द हैं यहाँ, तो इसे अच्छे से पढ़कर याद रखने के लिए कोशिश करना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो प्रत्यय रह गया हम उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है?